हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्यूसेंस क्लासेज में आपका स्वागत है। और साथियों, मैंने जो आपसे वादा किए थे ऑफलाइन क्लास में, वो सारी बात अब हम ऑनलाइन क्लास में लेके आ रहा हूँ। वो जरा ध्यान से देखेंगे। यह जो सीरीज है बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए, जो भी बच्चे साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स से हैं, उन बच्चों के लिए जिनका अगर हिंदी सब्जेक्ट है, उनके लिए मैं सीरीज बाय सीरीज, पार्ट बाय पार्ट मैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव सेशन लेके आ रहा हूँ। इसमें खासियत क्या है कि सारे टीचर क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, और हमारे पास एक थोड़ी सी असुविधा है कि मेरे पास स्क्रीन टच बोर्ड नहीं है। मैं इसी व्हाइट बोर्ड पे मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं और कोशिश करता हूं कि बेहतर से बेहतर तरीकों से हम बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आप तक दे सके। तो बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले कुछ सूचना है, उसको जरा ध्यान से समझेंगे। यह वीडियो आपको डेली प्रत्येक दिन हर सब्जेक्ट की आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। एक प्लेलिस्ट आपको बना दिया जाएगा, उस प्लेलिस्ट में आप विजिट करके देखेंगे। हाँ, यह जब सेशन समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद हो सकता है कि हम लाइव आवेंगे, और उस लाइव में फिर हम इसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और हम सवाल जवाब हम आपके साथ लाइव के माध्यम से करते रहेंगे। तो हमने आपके लिए अच्छी तरह से इस वीडियो का खासियत क्या क्या है वो जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले ये जितनी प्रश्न लिखी गई है, ये सारे प्रश्न वीवीआई है। कौन से प्रश्न है? तो वीवीआई प्रश्न है, मतलब वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, मतलब वीवीआई प्रश्न है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि इसमें हमने क्या किया है कि जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे, क्योंकि ग्रामर का कोई गेस होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप इतना कर लेते हैं मेरे सीरीज से, तो आपके एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं और 50 के 50 आप बना के ले आएंगे। और हम इसी पर हिंदी का भी क्लासेस लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इसका कीवर्ड क्या क्या है वो ध्यान से समझेंगे। की पॉइंट्स इसमें क्या मैंने दिया है कि घोष, अघोष और उच्चारण स्थान। अगर तीन चीज आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, या किसी टीचर का वीडियो देख के कंप्लीट कर लेते हैं, या हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जो भी पोस्ट की गई है उसको अगर आप अच्छे से शेयर कर लेते हैं, या लिख लेते हैं, या नोट कर लेते हैं, और हमारे ऑफलाइन के बच्चे होंगे तो घोष और अघोष तो चुटकी में हटा देंगे और उच्चारण स्थान तो यूं ही हटा देंगे। तो यहां तक समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, बिना देरी किए हुए। थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ होगा, लेकिन अच्छी बातें थी, जानकारी देना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो का खासियत है कि हम की पॉइंट्स को भी लेके चलेंगे कि आपको कौन सी बातों पर ज्यादा ध्यान देना है। फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देना है। यूट्यूब पे होड़ लगी हुई है, कोर्स बेचने वालों की भी होड़ लगी हुई है, तो उन सारी बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि वो सब ठग हैं और वो सब ठगने का काम करते हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए और सवालों को समझेंगे कि कौन कौन से सवाल आपके आएंगे एग्जाम में, उस पर नजर डालते हैं। और ज्यादा देर का यह वीडियो होने वाला भी नहीं है, आप जैसा कि देख भी करते होंगे कितना देर का वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा कि 15 से 20 मिनट के अंदर ही यह वीडियो को समाप्त कर दूंगा। तो चलते हैं सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कौन सी, ये जो हमारा है हिंदी व्याकरण का, ये पार्ट 1 है। कौन सा है? पार्ट 1 है। और इसमें हम समझेंगे कि कौन सी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। यहाँ पे सवाल बन रहा है कि रोमन है, खरोष्टी है, देवनागरी है और फारसी है। हमने बताया था कि बच्चों, अगर आपको हिंदी को छोड़ के, मतलब कि उर्दू और फारसी ये दोनों को छोड़ के बाकी जितनी भी भाषाएं अगर लेके चलोगे तो वो सब लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर। लेकिन उर्दू और फारसी और अरबी को अगर लेके चलोगे तो ये जो लिखी जाती है ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ये ऑफलाइन में मैंने अच्छी तरह से बता चुका हूँ, और जो ऑफलाइन के बच्चे अगर हमारे देखते होंगे कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन सी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो याद रखेंगे, रोमन तो नहीं लिखी जाती है, खरोष्टी भी नहीं लिखी जाती है, देवनागरी भी लिखी नहीं जाती है। ये तीनों जो लिखी जाती है ये लिखी जाती है आपको बाईं से दाईं ओर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे हो जाएंगे वो फारसी हो जाएंगे। ध्यान से समझेंगे फिर अगली भाषा कि हिंदी की लिपि क्या है। तो हिंदी की लिपि सब आदमी जानते हैं, हिंदी की लिपि जो होती है वो देवनागरी होती है। भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? तो भारत की जो प्राचीन लिपि थी वो रोमन नहीं था, वो ब्राह्मी लिपि था। भारत की प्राचीन लिपि क्या है? रोमन नहीं, ब्राह्मी था। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मान लो कुछ और संस्कृत भी डाल सकते हैं। और कौन सी लिपि थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो याद रखेंगे, देवनागरी
देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ था, यहाँ गुरुमुखी लिखा हुआ है, रोमन लिखा हुआ है और यहाँ नन ऑफ दीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे ब्राह्मी, गुरुमुखी, रोमन। गुरुमुखी हो नहीं सकता है, रोमन हो नहीं सकता है, इसमें जो राइट आंसर आपके निकल के आएंगे वो ब्राह्मी होंगे। ये सब याद रखेंगे एग्जाम में, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ही क्लास नहीं, आपके लगातार सेशन आपके लिए जाएंगे और सारे सब्जेक्ट हम आपको बिल्कुल फ्री में इसी चैनल पे आपको पूरा करवाएंगे। सब्जेक्टिव विथ ऑब्जेक्टिव दोनों सवाल जवाब चलेंगे और लाइव में टेस्ट देना ना भूलिएगा। डेली हम कोशिश करेंगे जो आपका शेड्यूल होगा उसी शेड्यूल में हम आपके साथ लाइव में जुड़ेंगे। ध्यान से समझेंगे रोमन लिपि क्या है। पूछा जा रहा है कि रोमन जो लिपि है वो कौन सी लिपि है। तो देखिए रोमन जो लिपि है वो चित्रलिपि भी नहीं है, न सूत्र लिपि है। रोमन लिपि है वर्णात्मक लिपि है। कौन सी लिपि है? वर्णात्मक लिपि है। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है? सारे बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्वर्ण वर्ण की जो संख्या होती है वो 11 होती है। अब समझेंगे क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। सारे बच्चे जानते हैं कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। कुछ बच्चे तालु, दंत, मूर्धा ये सब करते हैं, ये करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर फंडा बताऊंगा कि आपको की पॉइंट्स क्या याद रखने हैं। फिर अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा, याद रखेंगे। अंगा का भी उच्चारण स्थान जो होगा वो कंठ होगा। फिर दा का उच्चारण स्थान क्या होता है? सिंपल सा बात है कि दा जैसी आएगा तो दांत हो जाएगा। निम्न में से कौन घोष है? तो याद रखेंगे निम्न में से झा जो है वो घोष है। मैंने अच्छी तरह से बताया था कि जिसमें कंपन होता है उसको घोष कहते हैं, जिसमें कंपन नहीं होता है उसको अघोष कहते हैं। और ज्यादा अगर अच्छे से पढ़ना है तो आप अगर कमेंट्स कीजिएगा तो मैं घोष और सघोष के लिए स्पेशल वीडियो में आपके लिए आ जाऊंगा। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है भाई? तो अल्प प्राण की संख्या जो होती है वो 19 होती है। और महाप्राण की संख्या कितनी होती है? तो महाप्राण की संख्या 14 होती है। याद रखने योग्य बात है। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? तो 19 होती है। महाप्राण की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। देखिए एग्जाम में टाइम कम है और आप सोचेगा कि पूरी याद कर ले तो याद होने वाला भी नहीं है। आपको इस सीरीज को अच्छी तरह से देखना है। एक बार दो बार देखिएगा, आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। और ऑफलाइन के जो भी बच्चे होंगे वो अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे, उनको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे हम कोई डिटेल करने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि टाइम कम है। हम उन चीजों को आपको बताने आए हैं जिससे आपके एग्जाम में काम हो जाए, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आए। अब देखो साथियों, अगर सिलेक्शन अगर या पास होना है कम मार्क्स, अगर कम पतली बुक से अगर हो रहा है तो मोटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चीज आपको बताई जाएगी पूरी अच्छी कंटेंट आपको दी जाएगी। और हाँ, हमारे पास असुविधा है, सुविधा नहीं है। तो हम जिस तरह से मैं अच्छी तरह से समझते होंगे कि इस पर लिखने में कितना टाइम लगता होगा, जो बच्चे अच्छे तरह से आप जानते हैं, आप सीनियर स्टूडेंट हैं, इन बातों को आप अच्छे तरह से समझते ही होंगे। अब चलते हैं यहाँ पे कि अल्पप्राण की संख्या कितनी है? तो 19 है। महाप्राण की संख्या कितनी है? तो 14 है। घोष या सघोष की संख्या कितनी होती है? याद रखेंगे 30 होती है। घोष और सघोष की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। अघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। उच्चारण स्थान मुख्यतः होते हैं, तो उच्चारण स्थान जो होते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलेंगे कि 9 होते हैं, लेकिन नहीं, उच्चारण स्थान 6 ही होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। 3 तो बनाया जाता है, कंठ तालव्य जिसको बोलते हैं, कंठोष्ठय बोलते हैं, और दंतोष्ठय, ये 3 बनाई जाती है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि उच्चारण स्थान जो होते हैं वो 6 होते हैं। मैंने अच्छी तरह से एक चीज मैंने यहाँ पे दिया हूँ और आपको दिखाई भी देता ही होगा कि माथा में रखने योग्य बात। आपको माथा में क्या रखना है, आपको दिमाग में क्या रखना है, उस बातों को हम ध्यान से समझेंगे। तो उच्चारण स्थान का मैंने टेबल अच्छी तरह से आपके लिए मैंने ये कर दिया है। क्योंकि आप देखिए जरा सा कि 7 नंबर क्वेश्चन से आपको ये देखिए 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, 3 क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे दिया है। अब सारे क्वेश्चन इस तरह से देंगे तो फिर तो टाइम आपका लेक्स होगा और एक ही आपके पास सब्जेक्ट नहीं है जो आपको दिक्कत होगा। मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट है ना, तो एक हिंदी ही तो नहीं पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट को कवर करना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझेंगे, घोष और अघोष ये दोनों वर्ण को अच्छे तरह से पढ़ लेना है, घोष को और अघोष को। उसके बाद उच्चारण स्थान, अगर आपसे पूछेगा कि कंठ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो अ होगा, आ होगा, कवर्ग, ह और विसर्ग। याद रखेंगे अ, आ, कवर्ग, ह और विसर्ग। एग्जाम में पूछेगा ख का उच्चारण स्थान तो कंठ, ग का उच्चारण स्थान तो कंठ, घ का उच्चारण स्थान तो कंठ,
क वर्ग का मतलब होता है क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, इसको हम बोलते हैं क वर्ग। च वर्ग तो भाई हो जाएगा च छ ज झ य। मतलब ऐसे करके सवाल आपसे पूछे जाएंगे। वहां पूछा जाएगा ख का उच्चारण स्थान क्या होगा, ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, या क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो आपको समझना पड़ेगा इन चीजों को कि भाई इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। फिर पूछ रहा है कि तालु, तो तालु देखो यहाँ अ आ याद किए हैं तो हर्षय दीर्घ है, क वर्ग के बाद क्या आता है च वर्ग, ह और विसर्ग है य और तलाब्य स। याद रखेंगे कि हर्षय और दीर्घ है, च वर्ग य और तलाब्य स, तो तालु हो जाएगा। मूर्धा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, री ट वर्ग र और मूर्धन्य स, दंत का त वर्ग और ल और दंती स, ओष्ठ का उ प वर्ग, नासिक का पंचमाक्षर अनुस्वर और चंद्र बिंदु, कंठ तालव्य का ए तथा आई, कंठोष्ठय का ओ और औ और दंतोष्ठय का व। देखो कंठ तालव्य था ए आई, कंठोष्ठय तो ओ औ और दंतोष्ठय तो व, और नासिक तक पंचमाक्षर, नासिक तक क्या हो जाएगा पंचमाक्षर। एज इट इज अगर ध्यान देंगे तो ये चार जो है नासिक, कंठ तालव्य, कंठोष्ठय और दंतोष्ठय, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, आराम से दिमाग में ये चला जाएगा। नासिक तो पंचमाक्षर याद रखेंगे, अनुस्वर याद रखेंगे, चंद्र बिंदु याद रखेंगे, कंठ तालव्य ए तथा आई याद रखेंगे, और कंठोष्ठय ओ तथा औ, दंतोष्ठय तो व। अब यहाँ पे देखो कैसे याद करना है वो समझना जरा। यहाँ पे अ आया तो हर्षय दीर्घ है, फिर री और ट वर्ग, फिर त वर्ग, उ और प वर्ग। तो आपको क्या करना है कि इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और यहाँ से यहाँ तक 2-4 बार पढ़िएगा ना साथियों, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं क वर्ग, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान यही पूछा गया कि क वर्ग का उच्चारण स्थान तो कंठ होता है। फिर अंगा का कुछ उच्चारण स्थान तो भी क्या होता है कंठ होता है। द का उच्चारण स्थान क्या होता है तो दांत होता है। तो यहीं से त वर्ग से ही उठा के वहां क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। साथियों मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीकों से आपको ये सारे सवाल आपके सामने रखे हैं कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। रिवीजन के तौर पे मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि कौन सी दाई से बाईं ओर लिखी जाती है तो फारसी, हिंदी का लिपि क्या है तो देवनागरी, भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है ब्राह्मी, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है तो ब्राह्मी, रोमन लिपि क्या है तो वर्णात्मक, स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है तो यहाँ पे 11, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है तो कंठ।